चलिए यहाँ से नोट करना है जो लास्ट टॉपिक है कुछ इसका, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नोट करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अनन्य सही, अभी अभी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, सही ना। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दो तरीके के एलोट्रोप्स हैं, दो तरीके के एलोट्रोप्स है कार्बन के, सबके दो तरीके के होते हैं इस तरह से एलोट्रोप्स। जैसे एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वो होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर फिक्स होता है। क्रिस्टलाइन क्या होगा? जिसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा? फिक्स होगा। स्ट्रक्चर फिक्स्ड, जिसमें स्ट्रक्चर फिक्स होगा एंड हैज फिक्स्ड शेप। एंड हैज फिक्स्ड शेप। स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड एंड हैज फिक्स्ड शेप। और एमॉर्फस कौन सा होगा? जिसमें स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा और क्या होगी? स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा और क्या होगा? इरेगुलर शेप होगी, सही ना। इरेगुलर शेप होगी। नॉट फिक्स्ड स्ट्रक्चर, नॉट स्ट्रक्चर नॉट फिक्स्ड and has can any shape and has any has irregular shape देते हैं इसको, irregular shape। इसमें एग्जांपल अगर कहें जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, इस टाइप से। ये फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं, ये एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। क्लियर। और इसके बाद जो इसमें आ गया क्रिस्टलाइन के अंदर, जो हमें पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है वो क्या 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 है? डायमंड पढ़ना है हमें, ग्रेफाइट पढ़ना है और फुलेरीन्स। ये न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है, हालांकि अब तो उनको काफी टाइम हो गया। फुलेरीन्स और बकमिंस्टर भी कहते हैं इसको। इनका फुटबॉल सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। या रग्बी कार्बन 70 होता है, जैसे कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 350, कार्बन 350। इनका रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका जैसे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। सॉकर बॉल कह लो या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे स्टडी करना है हमें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। पहले स्टडी करेंगे सपोज डायमंड, डायमंड या ग्रेफाइट, कोई भी एक स्टडी कर सकते हैं। पहले हम स्टडी कर रहे हैं से ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं जेई एडवांस में, नीट में, स्कूल में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसके पॉइंट्स नोट करने हैं। इसके अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 होती है, ये पॉइंट्स में नोट करना। कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होती है इसके अंदर sp2 होती है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। कार्बन sp2 होगा तो क्या होगा? 1s2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब ये sp2 एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसलिए ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ free electron it is a good conductor of electricity, good conductor of electricity। तो अब sp2 है तो एक कार्बन, sp2 है तो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से लिंक्ड होगा इसके अंदर? 3 से। एक कार्बन लिंक्ड होगा 3 और 3 कार्बन से। एक कार्बन जो है, ईच कार्बन विल बी लिंक्ड टू, ईच कार्बन विल बी लिंक्ड टू 3 other carbon atoms, 3 other
कार्बन एटम, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है 3 अदर कार्बन एटम्स बाय सिग्मा बॉन्ड्स, बाय सिग्मा बॉन्ड्स, इसीलिए हाइब्रिडेशन क्या बनी है sp2, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या बनी है sp2। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है कोई, है ना। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, वो पाई बॉन्ड बनाएगा, डीलोकलाइज्ड है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन एटम का वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना चीज का। तो पाई बॉन्ड बनाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा नेचर में। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, फॉर्म्स पाई बॉन्ड। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पूरा रखना तुम लोग, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट इज डायमैग्नेटिक। ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा सारा। सो इट इज डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, इट इज डीलोकलाइज्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डीलोकलाइज होता है। और ये पॉइंट क्या बोला हमने, हर एक कार्बन, हर एक कार्बन, हर एक कार्बन क्या होगा, वो जो है लिंक होगा 3 अदर कार्बन एटम से बाय सिग्मा बॉन्ड, 3 अदर कार्बन एटम से लिंक होगा बाय सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। चाहिए नेक्स्ट नोट करना है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता दिया। नेक्स्ट अब है, हाँ इसका जो फोर्थ, मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उससे ज्यादा क्लियर होगा कि ग्रेफाइट जो है इसका कैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल लेयर्ड ग्रेफाइट जो है इसके अंदर कार्बन जो है 3 कार्बन से लिंक्ड है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होगा और पाई बॉन्ड बनाएगा। इसलिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है इट इज ए लेयर्ड, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा इसका। ये ऐसे ध्यान से सुनेंगे और पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बनाना भी है तो कि तुम्हें आए किस तरह से बन रहा है स्ट्रक्चर, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर इसका। और इसको सोचना कैसे है कि ये ऐसे कंटिन्यूड स्ट्रक्चर बनेगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगा, पूरी लेयर्स बनेंगी ऐसे। और तुम्हें दिख रहा होगा इसमें कोई भी कार्बन तुम चेक कर लो, एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन चेक करोगे तो वो 3 कार्बन से लिंक्ड है। एक कार्बन चेक किया, ये एक बॉन्ड इसका, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, 3 कार्बन से लिंक्ड है। तो ऐसे ही इसका लेयर स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ही जैसे एक लेयर ये बन गई और एक लेयर ऐसी बनेगी नीचे की तरफ, एक लेयर और बन गई ऐसी नीचे सेम। ये ऐसे लेयर चलती रहेंगी, ये लेयर चलती रहेंगी। तो ये अब ध्यान देना, अब ये लेयर्स कैसे हैं एक्चुअल में, एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे, इसको एज्यूम करोगे कैसा है, नहीं समझ आया तो फिर गड़बड़ रहेगी। और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो बनाएगा पाई बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पे लिंक्ड भी होगा, लिंक्ड भी होगा। और प्लस जो लेयर के बीच में फोर्सेस होंगे, लेयर के जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, वीक वेंडल फोर्सेस इस तरीके से। ऐसे नीचे भी लेयर होंगी, इसको तुम सोचोगे कैसे, इसको मैं बताऊंगा कैसे इस चीज को। इसको ना तुम ऐसे सोचो, जैसे ना एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर जो सीलिंग होंगी सबकी, ऐसे लेयर्स बनी हुई हैं। समझ आ रही बात कि नहीं है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, एक सीलिंग, उसके नीचे दूसरी सीलिंग, फिर तीसरी सीलिंग। लेकिन ये सीलिंग ऐसी है कि दोनों हर एक सीलिंग एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड कर सकती है। किस वजह से, इन वीक वंडल फोर्सेस की वजह से, इन वीक वंडल फोर्सेस की वजह से डिफरेंट सीलिंग्स दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। समझे कि नहीं है, ये बहुत सारी सीलिंग्स हैं, एक सीलिंग, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, एंड ईच लेयर कैन स्लिप ओवर वन अनदर। ग्रेफाइट इज a hexagonal layered structure. Graphite has hexagonal layered structure and different layer they can slip over one another structure, different layers can slip over one another, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, इसलिए ग्रेफाइट यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट यूज कैसे होता है, एज ए लुब्रिकेंट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड, व्हाई ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट दिमाग में ये आता है कि लुब्रिकेंट तो वो होता है जो ऑयल का काम करता है, ये बहुत जगह यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट, जहाँ पे बहुत
मान लो कोई बहुत भारी चीज है, वहां पे मैं एज ए लुब्रिकेंट ऑयल यूज नहीं करूंगा। क्यों? ऑयल जैसे ही मैं दो भारी चीजों को दबाऊंगा तो क्या होगा, ऑयल तो दब के बाहर निकल आएगा, ना। तो हमें ऐसी चीजें यूज करनी पड़ती हैं, यानी जहाँ पे ऑयल को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, वहां पे हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट। वहां पे ग्रेफाइट को यूज करेंगे एज ए लुब्रिकेंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। सर क्यों करते ये हैं? अरे कोई भारी चीज है, उसको आपस में एक दूसरे को स्लिप करवाना है, तो स्लिप यानी क्या स्लाइड कराना है। तो स्लाइड ऐसे तो ऑयल के थ्रू तो स्लाइड हो नहीं पाएगा, इतनी भारी चीज है तो कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जैसे वो स्लाइड कर सके। तो वहां पे ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट क्यों एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है? बिकॉज ओके। ग्रेफाइट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट हैज ए हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर है एंड डिफरेंट लेयर्स and different hexagonal layers they can slip over one another. Different hexagonal layers they can slip over one another. Therefore graphite is used as a lubricant. ये वॉइस क्लियर है मेरी कि नहीं? यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। यस सर क्लियर। देयर ग्रेफाइट कैन बी यूज एज ए लुब्रिकेंट। ये क्वेश्चन समझ आ गया एनसीईआरटी का? उधर ग्रेफाइट यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट। different layers they can slip over one another. Different layers can slip over one another. Therefore graphite can be used as a lubricant. जहाँ पे ऑयल को हम लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं कर सकते, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आईआईटी के अंदर पूछा हुआ है ऐसा ही लुब्रिकेंट से रिलेटेड, ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। नोट करते जाएंगे साथ साथ, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। क्या रीजन है इसका? सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। कौन रहेगा आंसर इसका? लक्ष्य, दक्ष, सर तन में। तन में। सर ये अर्थ पे ग्रेविटी कम है तो थोड़ी वांडरवल हाँ। फोर्सेस ज्यादा होंगी, और मून पे जाके ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो वांडरवल फोर्सेस भी बहुत कम हो जाएंगे, तो ज्यादा अच्छे विधि से पूरा आंसर दो। लुब्रिकेट कर पाएंगे। हाँ विधि तुम पूरा आंसर दिया करो, एक वर्ड लिख दिया तुमने ग्रेविटी, इससे क्या पता लगेगा? हाँ क्वेश्चन सही है। और कोई? दक्ष पूरा आंसर बोल प्रॉपर, दक्ष। तो मून पे एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वैल्यू 6 हो जाती है। कम होती है, ज्यादा होती है? कम हो जाती है ना 1/6। हाँ 1/6 हो जाती है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मून पे जो है ग्रेविटी जो होती है 1/6 कम हो जाती है। तन में तू ज्यादा बोल रहा था कि ज्यादा हो जाती है, अर्थ पे कम होती है, तू ये कह रहा है मून पे ग्रेविटी कम हो जाती है। तो ग्रेविटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्सेस रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा सही है, तन में सही है। तो इस वजह से जब फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो जाते हैं तो इस वजह से क्या होगा, ग्रेफाइट विल बी ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो डिस्कस किया है, क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूँ मैं सारा ही। पहला क्या बताया मैंने, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है। दूसरा, इसके अंदर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर क्या बताया मैंने कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो उसमें बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो पाई बॉन्ड बनाता है, वो डीलोकलाइज होता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, वो डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मीनिंग क्लियर है ना? डीलोकलाइज का मीनिंग क्लियर है? ये ऐसा नहीं कि फिक्स है इधर ही, यहाँ पे फिक्स है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसलिए ग्रेफाइट मूव कर सकता है। डीलोकलाइज का मीनिंग मैंने ऑर्गेनिक में बता रखा है। ऑर्गेनिक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और कुछ बच्चे एक दो जो जबरदस्ती आए हैं उनको मैंने चांस इसीलिए दिया है कि क्या कहते हैं आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें, नहीं तो बाद में मना हो सकता है उनका, इसलिए ढंग से करना। और ऑर्गेनिक का होमवर्क भेजते रहना, कल ऑर्गेनिक की क्लास होगी वही 3 साढ़े 3 के आसपास जो भी टाइम होता तुम्हारा। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का, ऑर्गेनिक का काम ढंग से करते रहना। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज को। अच्छा, अब मैंने बोला फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसका डीलोकलाइज होता है, वो बनाता है पाई बॉन्ड। वो अगर इलेक्ट्रॉन इसी विद इन द लेयर घूम रहा है, ध्यान सुनेंगे सारी बातें, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक ही लेयर के बीच में घूम रहा है, मतलब एक ही सीलिंग में घूम रहा है, तब तो कंडक्शन बहुत अच्छा होगा, तब तो कंडक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेयर से नीचे आना है, ऊपर लेयर से नीचे आना है, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर लेयर से नीचे आना है तो क्या होगा, तब क्या होगा उसमें उस केस में कंडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो विद इन द लेयर कंडक्शन सही है, और नीचे आएगा तो कंडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, कंडक्शन कम हो जाएगा। ध्यान रखना चीज का। हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बात समझ नहीं है? तो इसलिए वहां पे कंडक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आना है। अगर परपेंडिकुलर लेयर में हॉप करना है इलेक्ट्रॉन को, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही ना, तो कंडक्शन कम हो जाएगा। और अपने ही प्लेन में अगर उसको घूमना है इलेक्ट्रॉन को, तो कंडक्शन ज्यादा है। इसलिए बोलते हैं ग्रेफाइट का जो कंडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आईआईटी का, ग्रेफाइट का जो कंडक्शन होता है इट इज एन आइसोट्रोपिक। ग्रेफाइट का जो कंडक्शन होता है वो कैसा होता है, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक मींस इसका कंडक्शन एक जैसा नहीं होता। अगर विद इन द लेयर घूमना है, अपने ही प्लेन में घूमना है इलेक्ट्रॉन को, तो कंडक्शन ज्यादा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को हॉप करना है एक लेयर से दूसरे परपेंडिकुलर लेयर में, तो कंडक्शन कम। Therefore, conduction of graphite is anisotropic. आइसोट्रोपिक मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन को ऊपर घूमना है या अपने परपेंडिकुलर प्लेन में घूमना है, किसी भी डायरेक्शन में जाना है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन एक जैसा नहीं है, तो एनाइसोट्रोपिक। अगर एक जैसा होता तो हम बोलते हैं उसको आइसोट्रोपिक। तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है दैट इज एन आइसोट्रोपिक। मीनिंग समझ आ गया इसका कि नहीं? अपने ही प्लेन में इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करना है तो कंडक्शन ज्यादा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लेयर में जाना है उसको इलेक्ट्रॉन को, तो कंडक्शन कम। डिफरेंट लेयर जो हैं वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस से, ये क्या है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस। मैं रब कर रहा हूँ, बाकी वाला नोट करते रहेंगे सब कुछ। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। और भी कहीं से मिलता है क्वेश्चन सुनने को, तो पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो और क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लेयर्स दिखा रखी है मैंने, दीज आर वीक वैंडरवाल फोर्सेस। डिफरेंट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस, ड्यू टू व्हिच these different layers they can slip over one another. Therefore graphite is better lubricant on moon, or better lubricant, ये इसलिए better lubricant है। और जो ये जो डिस्टेंस होता है इसका, जो सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं एक्चुअल में, जो इसका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भी तुम्हें याद करना है ग्रेफाइट लेयर्स के में, ये होता है 1.4 एंगस्ट्रॉम कह लो, या 141.5 पिकोमीटर एग्जैक्ट। 1.4 एंगस्ट्रॉम याद कर लो, 1.4 एंगस्ट्रॉम, 1.4 एंगस्ट्रॉम ये है। और जो ये डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये तो वीक फोर्सेज हैं, वीक वैंडरवाल फोर्सेज, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये जो ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ आई है, जो ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ आई है, ये क्या सिंगल बॉन्ड लेंथ है कि डबल बॉन्ड लेंथ की, डबल बॉन्ड लेंथ है? ये कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी? कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ग्रेफाइट के अंदर 141.5 पिकोमीटर या 1.4 एंगस्ट्रॉम, ये कौन सी बॉन्ड लेंथ है? सिंगल बॉन्ड की है, डबल बॉन्ड की है? बोलो, सिंगल बॉन्ड की लेंथ है कि डबल बॉन्ड की? सिया का आंसर है सिंगल बॉन्ड की लेंथ। चलो और बताएंगे सर ये बोलो। सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी सर। आप सुनेंगे, ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है। अभी मैं तब से यही तो बोल रहा हूँ कि ये सर नीचे इलेक्ट्रॉन जो है वाली यहाँ पे, ये कार्बन और सिंगल बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में नहीं होगी। ये पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है इसके अंदर, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ इसके अंदर, ये पाई बॉन्ड तो है ना इसके अंदर। ये सिंगल बॉन्ड की लेंथ नहीं है, ये सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में है। 141.5 पिकोमीटर, 141.5 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में है। ग्रेफाइट जो होता है इन कंपैरिजन टू डायमंड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इस वजह से भी ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है। जो लेड की पेंसिल्स होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेड की पेंसिल्स में क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ध्यान रखना, ये पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेड की पेंसिल है, लेड नहीं है, उसमें क्या है, ग्रेफाइट। सही है ना, उसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। तो ये भी ध्यान रखना इस चीज का। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, डबल बॉन्ड लेंथ और सिंगल बॉन्ड लेंथ के बीच में लेंथ है, और सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है क्योंकि इसमें जो एक लेयर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें एरोमेटिक करेक्टर मिलता है इसमें ऊपर वाली एक भी, किसी भी लेयर को। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। और इसके अलावा क्वेश्चन इसके, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा है स्कूल में, पूछते हैं क्वेश्चन ये, कार्बन फॉर्म्स ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट सिलिकॉन। सिलिकॉन जस्ट उसके नीचे है। कार्बन तो ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है लेकिन सिलिकॉन नहीं बना रहा, क्यों? क्या रीजन होता है इसका? कार्बन फॉर्म्ड ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट सिलिकॉन।
क्या आएगा आंसर इसका? चलो नोट कर लेंगे एक बार। 12th वाला कोई बच्चा बोलेगा आंसर इसका? हाँ ये गौरव का थोड़ा थोड़ा सही है, पूरा सही नहीं है। देखो सिलिकॉन लाइक स्ट्रक्चर नहीं, कैटिनेशन नहीं आएगा। सिलिकॉन के भी बॉन्ड बनते हैं ऐसे, सिलिकॉन के भी तो ये प्रॉपर्टी होती है, तभी तो सिलिकॉन का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। कैटिनेशन नहीं आएगा इसका आंसर। ये देखो इसका आंसर ये आएगा, ध्यान देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन प्रेजेंट है और इसमें मल्टीपल बॉन्ड तो बन ही रहे ना। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर तुम साइड से देखोगे, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर तुम कार्बन, क्वेश्चन क्या बोला, कार्बन फॉर्म ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बट नॉट सिलिकॉन। कार्बन का स्ट्रक्चर अगर तुम साइड से व्यू करोगे, इसको साइड से व्यू करोगे ना, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ध्यान देंगे, साइड से व्यू करते हैं अगर किसी भी एक साइड से, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से तुम्हें अब यहाँ से क्लियर स्ट्रक्चर, क्लियर व्यू मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर चलेगा इसका। ये ऐसे समझिए कि नहीं, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ग्रेफाइट का। अब तुम समझ आ गया होगा कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में क्यों आई है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रही है कि नहीं इसके अंदर, चेक करो एक बार। ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, हर जगह चेक करोगे रेजोनेंस होगी इसमें। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में आंसर आएगा। और इसलिए अब कार्बन ने तो बना लिया ऐसा स्ट्रक्चर, क्या सिलिकॉन बना पाएगा? सिलिकॉन तो पी पाई, कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड ये बना लेगा स्मॉल साइज की वजह से। बट सिलिकॉन कैन नॉट डू सो बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, इसलिए ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा सिलिकॉन का। इसलिए सिलिकॉन का ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है। इट कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, इट कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। याद रहेगा ना क्वेश्चन ये वाला, ये स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा। और है ना, सिलिकॉन नहीं बनाएगा ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है मैं सारे बता रहा हूँ। इसके अंदर ग्रेफाइट की जो डेंसिटी आती है, वो आती है 2.2। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम बच्चे ना जो बीच में लेट आते हो ना, ये काफी बच्चे हैं जो बीच में लेट आते हैं। जैसे मोस्ट जो सबसे फ्रीक्वेंटली जो लेट आ रहा है वो ऋतिक है, हमेशा लेट आता है। मैं एंट्री नहीं दूंगा नेक्स्ट टाइम से। ऋतिक लेट आता है, और एक ये नैन्सी लेट आती है हमेशा, और 2-3 बच्चे और हैं जो, ईशांक तो हमेशा लेट आता है। 2-3 बच्चे हैं जो हमेशा लेट आते हैं। लेट आओगे तो नेक्स्ट टाइम एंट्री नहीं मिलेगी। रेगुलर अगर उसमें टाइम पे आओगे तो समझ ढंग से आएगा। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्रेफाइट के बारे में मैं डिटेल दे रहा हूँ, इतना डिटेल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे, कहीं से भी बुक पढ़ोगे, पॉइंट्स की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारा बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो ग्रेफाइट के अंदर जो डेंसिटी आती है वो 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। क्लियर, 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी डेंसिटी है ग्रेफाइट के अंदर। अब ये बताएंगे चलो मैं डायमंड और ग्रेफाइट को दोनों को रिलेट कराऊंगा बाद में। एक और याद रख लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ग्रेफाइट में अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे, कंसंट्रेटेड HNO3, तो मिलता है मेलिटिक एसिड। तो क्या मिलता है? मेलिटिक एसिड C6COOH होल ट्वाइस होल 6, C6COOH होल 6 मेलिटिक एसिड, ये मिल जाएगा। एक बार इसको चेक करेंगे, मोस्टली यही आना चाहिए। बेंजीन के ऊपर 6 जगह पे COOH, 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 हर जगह COOH, COOH। एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। मोस्टली यही चीज आएगी, इसमें कोई है नहीं, लेकिन हल्का सा डाउट है मेरे को। तो ये आ जाएगा इसमें। दिस इज कॉल्ड एज मेलिटिक एसिड। ग्रेफाइट में जब कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो हर एक H जगह पे जो H है वो ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मेलिटिक एसिड। ये मेलिटिक एसिड है इसके अंदर। और ग्रेफाइट ध्यान रखना कि ग्रेफाइट जो है, ये इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डायमंड से ज्यादा है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड से कम है। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होगी कम? क्योंकि इसमें अगर मैं हीट करूंगा तो एक ही लेयर हीट अप होगी ना। ग्रेफाइट की तो एक लेयर हीट अप होगी, लेकिन डायमंड में अगर एक एंड को हीट कर दिया ना तो पूरा का पूरा डायमंड गर्म हो जाएगा। एक एंड से गर्म किया मैंने अगर डायमंड को, तो पूरा का पूरा डायमंड गर्म हो जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होगा, उसकी एक लेयर हीट अप होगी, पूरा ग्रेफाइट हीट अप नहीं होता। तो इसलिए
थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? डायमंड की। देन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन थर्मल कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा है? डायमंड की, क्योंकि उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा, एक 3D नेटवर्क आएगा पूरा। तो नोट करेंगे यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में बता दिया मैंने, और भी क्वेश्चन में बताऊंगा इसके अंदर, लेकिन ध्यान रखना ग्रेफाइट सॉफ्ट है, इसकी लेयर स्लिप कर सकती है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट, इसलिए यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट। तो ये ध्यान रखेंगे, सॉफ्ट है लेकिन ऐसा इतना ये डायमंड के कंपैरिजन में सॉफ्ट है, लेकिन इतना सॉफ्ट भी नहीं है कि क्या कहते हैं आयरन से भी ज्यादा हार्ड है, आयरन से भी ज्यादा हार्ड है, डायमंड के कंपैरिजन में सॉफ्ट है। तो नेक्स्ट नोट करेंगे डायमंड के बारे में, सेकंड एलोट्रोप जो बता रहा हूं मैं, डायमंड। तो ये इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन, पहला पॉइंट जो है, इसके अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडेशन है दैट इज sp3। कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट का ना, ग्रेफाइट जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोप है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोप है, तो उसका डेल्टा एच 0 होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा उसमें, उसका डेल्टा एच 0 होता है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं कार्बन की, और इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लेते हैं? 0। किसका लेते हैं? डेल्टा एच, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0, नॉट दैट ऑफ डायमंड। ऐसे अगर सल्फर होता है तो रोम्बिक सल्फर का 0 लेते हैं, मोनोक्लिनिक का 0 नहीं लेते। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन टू बी 0, नॉट दैट ऑफ डायमंड। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा थी? डायमंड। हाँ, ये ध्यान रखना, एक एंड को गर्म किया मैंने डायमंड के तो पूरा डायमंड गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर था तो उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। डायमंड इज ग्रेटर देन ग्रेफाइट। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और डायमंड का तो मेल्टिंग पॉइंट सबको पता ही है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्टिंग पॉइंट, 4000 डिग्री सेल्सियस। अर्नब कुछ पूछना है क्या? यस सर। बोल। सर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला मेरे को समझ नहीं आया सर, क्योंकि डायमंड जैसे एक 3D रिजिड स्ट्रक्चर है, तो एक प्लेन में मतलब ढंग से नहीं फ्लो करेंगे अभी इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर मेरे को बनाने दे पहले एक बार। इसके अंदर ना सारे इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता डायमंड में। जैसे ये है, डायमंड के अंदर क्या है, जैसे ये कार्बन लिया मैंने, एक स्टार्ट किया यहाँ पे, ये ऐसे हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आगे कंटिन्यूड, ये आगे कंटिन्यूड। तो इसमें वैलेंसीज कहीं पे भी कंप्लीट नहीं होंगी, ये फ्री वैलेंसीज बीच में रहेंगी ऐसे। ये ध्यान रखेंगे, डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, इनके अंदर सरफेस पे वैलेंसीज फ्री होंगी। इनमें डायमंड में और ग्रेफाइट में सम सरफेस कार्बन एटम्स हैव फ्री वैलेंसीज व्हिच कैन फॉर्म न्यू बॉन्ड्स विद इंप्योरिटीज, इसलिए इनको बोलते हैं हम डैंगलिंग वैलेंसीज, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के अंदर। ये सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, जो देखो एक दो पॉइंट मेरे से भी मिस हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ बुक जरूर पढ़ना है एक बार, लेकिन हाँ, इतने पॉइंट्स एक साथ तुम्हें नहीं मिलेंगे कहीं पे भी क्वेश्चंस की फॉर्म में। डैंगलिंग वैलेंसीज डायमंड और ग्रेफाइट में है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के अंदर क्या है? डैंगलिंग वैलेंसीज। सम सरफेस कार्बन एटम्स दे हैव free valencies which can form bonds with say impurities, these are called as dangling valencies, इन्हें बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसीज। ये ऐसे, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अर्नब समझ आया कि नहीं? है सारे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है कहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर। वो मूव तो नहीं कर सकते, सिग्मा बॉन्ड तो फ्री होते नहीं है, वो तो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा? इनको बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसीज। क्या समझ आएगा कि नहीं? इन्हें क्या बोलते हैं? डैंगलिंग वैलेंसीज। अर्नब क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, जैसे उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन फ्री था, वो तो मूव कर सकता है ना, फ्री था, मूव कर सकता है, लेकिन अनपेयर्ड नहीं था, बॉन्ड तो बना रहा था वो भी कार्बन के साथ ही, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर। तो ये इसकी डैंगलिंग वैलेंसीज होती है। और इसको अगर मैं एक क्यूब के अंदर शो करूं, क्यूब के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा इसको भी डिटेल में जब सॉलिड स्टेट बताऊंगा डायमंड के बारे में, कि इसके अंदर अच्छा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है वो भी नोट कर लेंगे एक बार। इसकी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है डायमंड की, वो होती है हमारी, अच्छा कितनी होगी बताओ जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। इधर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, ये वाली मान लो,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी होगी, उसमें कितनी थी 1.4 एंगस्ट्रॉम, और डिफरेंट लेयर्स के बीच में कितनी थी 3.4 एंगस्ट्रॉम, वीक बंडल फोर्सेज जो थे 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसमें कितनी होगी 1.4 से ज्यादा होगी कम होगी? जल्दी बोलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को एलोट्रोप्स खत्म करने हैं सारे। इसमें होगी 1 पॉइंट, दक्ष बोल इससे ज्यादा होगा कम होगा? हाँ सही है पर्यंत, दक्ष इससे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ कम होगी? सर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं सुना। दक्ष मैंने बोला बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर कह ले, ग्रेफाइट का ज्यादा होगा कार्बन कार्बन का कि डायमंड के अंदर? ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है। हाँ क्योंकि इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना, हर किसी को लगता है ग्रेफाइट तो सॉफ्ट है, डायमंड तो हार्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इसी की ज्यादा होगी कार्बन की और डायमंड की, लेकिन है किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा? ग्रेफाइट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन डायमंड। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, ध्यान रखना। और डेंसिटी जो है डायमंड की कितनी होती है 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी 2.2 थी, इसकी 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ज्यादा है इसकी 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। मैंने तुम्हें बता दिया किस तरह से इसमें अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसमें अरेंजमेंट किस तरह से होता है बता दिया तुम्हें। अब नेक्स्ट इसके अंदर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। अच्छा इसको हाँ याद आया क्वेश्चन है कि ध्यान रखेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। एब्रेसिव मींस सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स, why it is used for cutting tools, why it is used as an abrasive, हार्डेस्ट। because hardness, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, it has a 3-dimensional giant network structure, it has 3D giant network structure, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। so it is very hard, so it is very hard, so it is very hard and hence it is used as an abrasive, and hence it is used as an abrasive that is used for cutting tools, that is used for cutting tools। तो इसलिए बहुत हार्ड है, इसी वजह से ऐसा होता है इसका, सही ना। अब सॉलिड स्टेट में ध्यान रखना, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है सॉलिड, ये ज्यादा समझ आएगा जब मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। सॉलिड, इन सॉलिड स्टेट it has FCC structure, in solid state it has FCC structure। समझिए FCC स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें कार्बन एटम्स कॉर्नर पे भी होंगे, कॉर्नर पे होंगे और कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे और कहाँ पे होंगे, मैं इसको शो करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिख देता हूँ मैं, कार्बन और कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर्स पे। तो ये कुछ इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर आता है, जो मैंने बोला क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका, ये ऐसे बना लेंगे इसको। ये मैं शो कर रहा हूँ उसको, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जो sp3 हाइब्रिडेशन होती है, उसको ऐसे शो करते हैं इस तरीके से। दो ऑपोजिट कॉर्नर्स ले लो कोई भी, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और ऊपर ऑपोजिट कॉर्नर्स ले लिए, बीच में टेट्राहेड्रल वर्ड होता है 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, टेट्राहेड्रल वर्ड होता है 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, इस तरीके से। ये कार्बन है और ये लिंक्ड होगा चारों के साथ, ये लिंक्ड होगा चारों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी। तो इसमें आप कैसा, क्या इसका इफेक्टिव एटम कितने आएंगे कोई बता सकता है? 11th 12th वाला बच्चा सॉलिड स्टेट जिसमें पढ़ा हुआ मेरे पास, इफेक्टिव एटम कितने आएंगे इसके अंदर कार्बन के, 1 यूनिट सेल, इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल। ये तो अभी 11th वाले बच्चे याद कर लेंगे, समझ नहीं आएगा उनको। 8 एफसीसी स्ट्रक्चर, हाँ 8 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कार्बन एटम्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर पे 4 आएंगे, और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होते हैं तो वो भी 4 आएंगे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होते हैं वो भी 4 आएंगे, तो 4 + 4 8, 8 एटम्स आएंगे एक यूनिट सेल के अंदर। एक यूनिट सेल में 8 एटम्स आएंगे कार्बन के, एक यूनिट सेल में 8 एटम्स कार्बन के आएंगे।
तो डायमंड जो है इनसॉल्युबल वाटर के अंदर है या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल है, और ये कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करता है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। और हीट का बता दिया मैंने, बेटर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन ग्रेफाइट। और इसके अलावा यूज एज एन एब्रेसिव बता दिया है। और बस एक एनआइसोट्रोपिक होता है विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में ये एनआइसोट्रोपिक होता है। ये क्या होता है? एनआइसोट्रोपिक विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो डायमंड के बारे में ये डिटेल जितनी बताइए सफिशिएंट है, और होगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन हाँ जितने पॉइंट बताए एटलीस्ट इतने याद रहने चाहिए। कार्बन की एप्लीकेशन sp3 याद रखना है, 3 डायमेंशनल जायंट नेटवर्क है, इसलिए एब्रेसिव की तरह यूज होता है, इसलिए एब्रेसिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट नोट करना है इसके आगे। तो आपने क्या बताया था? एनाइसोट्रोपिक विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ, विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट नोट करेंगे जल्दी से ताकि मेरे एलोट्रोप्स खत्म हो जाए इसी लेक्चर में। नेक्स्ट अब है इसके अंदर फुलेरीन्स। फुलेरीन्स की प्रिपरेशन क्या है? इसको ग्रेफाइट को जब हीट करते हैं, फुलेरीन्स ग्रेफाइट को जब हीट करेंगे इलेक्ट्रिकल आर्क करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क में इन प्लस इनर्ट गैसेज हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो, प्लस इनर्ट गैसेज हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। सही ना? इसको हीट करेंगे, एक काम करो ताकि कोई रिएक्शन ना हो, सही ना? इनर्ट गैसेज में हीट करेंगे हीलियम या आर्गन के अंदर। तो अब जो सूटी मटेरियल मिलेगा, जो भी सूटी मटेरियल मिलेगा उसके कंडेंसेशन करेंगे, यानी वेपर जो मिला एक तरह से, जो सूटी मटेरियल मिला या वेपर्स मिला, इसको हम कंडेंस करेंगे। कंडेंस करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो CN टाइप के होंगे, जैसे CN मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जैसे कार्बन 60 मिल जाएगा, कंडेंस करने का जो 70 मिलेगा, प्लस कुछ C350 मिलेगा, 350, ये C2N बोलते हैं इसको, C2N ये मिलेगा। क्या है? ग्रेफाइट को हमने इलेक्ट्रिकल आर्क में हीट किया, जो वेपर्स मिली उसको हमने कंडेंस किया तो हमें C60 C70 और कुछ अमाउंट में C350 मिलेगा, और कुछ अमाउंट में क्या मिलेगा? C350, सही ना? तो ये मिल जाएगा। तो ये है। और फुलेरीन जो है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन मानते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं होती। इसमें जैसे C60 है ना, इसमें तो कार्बन फिक्स है ना, कार्बन इसमें फिक्स है कि नहीं? क्या डायमंड में ग्रेफाइट में कार्बन फिक्स थे? ग्रेफाइट में या फिर उसके अंदर कार्बन फिक्स थे क्या? डायमंड में नो सर, फिक्स नहीं थे, इसलिए इसके अंदर कोई भी डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं है, कोई भी इसके अंदर डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं है, नो डैंगलिंग वैलेंसीज। तो इसको प्योर फॉर्म मानते हैं कार्बन का, नो डैंगलिंग वैलेंसीज, सरफेस वैलेंसीज कोई भी फ्री नहीं होंगी, नो डैंगलिंग वैलेंसीज, इट डज नॉट हैव एनी डैंगलिंग वैलेंसीज। और इसका जो C60 है स्पेशली, इसका सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉकर बॉल लाइक या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसको बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहते हैं, मैंने पीछे लिखवा दिया है, इसको बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहते हैं, BUCKMINSTER और फिर फुलेरीन, बकमिंस्टर फुलेरीन ये कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास टोटल हमारे पास 20 जो होती हैं 6 मेंबर की रिंग होती हैं, 20 होती है 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर रिंग होती हैं, और टोटल हमारे पास 12 होती है 5 मेंबर की रिंग, 12 5 मेंबर की रिंग होती हैं। एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है ये? एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इट इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल। 20 और हर एक 6 मेंबर की रिंग